नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम में। आप सभी दर्शकों को पता होगा कि आने वाले वक्त में आने वाले कुछ ही दिनों के बाद भारत के 5 राज्यों में चुनाव है, इलेक्शंस। ये अपने आप में एक मेगा इवेंट हो रहा है। पिछले कुछ सालों से इलेक्शन का मतलब हो रहा है मेगा इवेंट। बड़े बड़े धुरंधर इसमें आते हैं, बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े नेता अपना किस्मत आजमाते हैं और जनता सभी नेताओं का किस्मत अपने अंगूठे पर रखती है। अंगूठे के कहने का मतलब अंगूठा ही दबाती है वोटिंग मशीन पर। तो आज से हमारे कार्यक्रम का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है, एक बेहतरीन शुरुआत। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे सीरीज को जिसमें आप पहले हम उत्तर प्रदेश इलेक्शन पे बात करें। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पे हर विधानसभा पे हमारी नजर होगी। अभी हम इन हाउस बात कर रहे हैं आपसे। कुछ एपिसोड्स के बाद हम पब्लिक के बीच में भी जाएंगे और एक तथ्यात्मक और तुलनात्मक चर्चा होगी सभी विधानसभा क्षेत्रों में। हालांकि वक्त काफी कम है। आप सभी दर्शक ये भी कह सकते हैं हमें कि भाई 5 साल में जैसे चुनाव समाप्त होते हैं, मतलब चुनाव स्टार्ट होते हैं, चुनाव आने वाले होते हैं, तो आप सभी मीडिया वाले इसको एक इवेंट बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी सही हैं, लेकिन किसी एक पोजीशन पे हम भी सही हैं, क्योंकि हम आपकी आंख हैं, हम आपके कान हैं और हम आपको वो चीज, वो बातें, वो तथ्य, वो समीकरण बताते हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपसे छूट जाता है। और टुडे लाइव आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने मोबाइल पे, क्योंकि हम सोशल मीडिया चैनल है फिलहाल, आने वाले वक्त पे हम ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्ट पे भी जाएंगे, सैटेलाइट पे भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं। हमारा वेबसाइट रन हो रहा है, हम यूट्यूब पे हैं, हम ट्विटर पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं। आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म्स, जितनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जो लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग अवेलेबल हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। अब बात करते हैं इलेक्शंस की। इलेक्शन को सुनते ही आपके मन में एक ख्याल आता है कि इलेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्शन क्यों होते हैं, इलेक्शन कराने के पीछे रीजन क्या है। नहीं होता इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया वही बनता, फिर उसके बाद उसके बच्चे बनते, फिर उसके बाद उसके बच्चे बनते। या फिर आपके मन में यह भी ख्याल आता है कि एक बार जो 5 साल के लिए कोई इलेक्टेड कैंडिडेट आ गया तो वो अपनी मनमर्जी की चीजें करने लगता है और जनता उससे खुश नहीं रहती है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब भी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, भारत की जनता में वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, जानती है कॉम्प्रोमाइज करके बीच का रास्ता कैसे निकले, तभी सिस्टम भी चलता है और हम सभी उस सिस्टम का हिस्सा हैं और हम सभी चलते हैं। कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी महामारी आ जाती है, कभी युद्ध के आसार हो जाते हैं, कभी कोई घटना घट जाती है कहीं, तो सारे हमारे फर्टिनिटी के लोग, मीडिया वाले, मीडिया बंधु, साथ ही साथ सभी नेता नगरी उस जगह पहुंच जाते हैं। खैर, बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको इलेक्शंस के बारे में बताएंगे, एक छोटी सी जानकारी। सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। पहले हिस्से में मैंने आपको बतलाया कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, मीन्स चर्चा किया। कुछ जो सवाल आप सभी लोगों के मन में है उनका भी मैंने चर्चा किया, तो जवाब समझाने की कोशिश मैं करता हूं। आप सभी को मालूम है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक है। हमारे यहाँ संविधान है। 1947 में जब हम आजाद हुए, उसके बाद उस टाइम पे हम एक डोमिनियन स्टेट थे,
मीन्स हमारे पास अपना संविधान नहीं था। हम चला तो रहे थे लेकिन संविधान नहीं था, कि हमारे पास सिस्टम नहीं था, एक विधि नहीं थी कि हम अपने देश को कैसे चला सके। लेकिन 1950 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को लागू किया और उस दिन से हम लोग एक ऐसे एक ऐसे देश में एक ऐसा देश हम लोगों ने बनाया जो एक देश संविधान से चलता है। उसी में इलेक्शन एक शब्द है। इलेक्शन एक्चुअली एक छोटा सा शब्द है। एक सबसे जो बड़ा, बहुत बड़ा कंपोनेंट कह लीजिए वो है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। चूंकि अभी राजशाही का वक्त नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। अब सत्ता के शीर्ष पे समाज के पिछले छोर का व्यक्ति भी पहुंच सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और सत्ता के शीर्ष पे जब पहुंचना है तो जनता के लिए आपको काम करना है, जनता के लिए काम करना है, देश की उन्नति और विकास के लिए कार्य करना है। तो बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जो हमारे यहाँ भारत के लोग हैं वो ये समझते हैं, हम लोग भी, कि अरे इलेक्शन होता है या पब्लिक हम लोग वोट दे देते हैं, थंब से बटन दबा देते हैं या मुहर लगा देते हैं, वही इलेक्शन है, वही लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र का एक बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा मायना, बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ी पेरिफेरी है। और शायद यही हम चूक कर जाते हैं। चूक इसलिए कर जाते हैं कि समझ की कमी नहीं है, हमारे अंदर समझ की कमी भी नहीं है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं। हम थोड़ी थोड़ी चीजें समझना चाहते हैं। तो उसी थोड़ी चीजों में मैं आपको समझा दूं कि लोकतंत्र समझ लीजिए एक बहुत बड़ा फील्ड है। लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है इस देश में, ठीक। लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हम उनको कहते हैं जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शंस होने के बाद या इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने के बाद चुन करके लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं या फिर विधानसभा, विधान परिषद में जाते हैं। जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो IAS लोग होते हैं, स्टेट कमीशंस के लोग होते हैं, वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। उनकी मदद से ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के लोग देश को चलाते हैं, सिस्टम को रन करते हैं। तो छोटा सा मैंने चर्चा कर दिया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में क्या क्या चीज है और इलेक्शन उसका एक हिस्सा है। तो लोकतंत्र में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे ऊपर प्रजा है, जनता है, क्योंकि जनता 5 साल में एक बार अपने मत का प्रयोग करती है और इसलिए करती है कि अगले 5 साल तक वो देश की दशा और दिशा सुधारने के लिए, जनता की दशा और दिशा सुधारने के लिए कार्य करेंगे। तो ये बिल्कुल मैंने इस तरीके से समझाया, बताने की कोशिश की आप सभी दर्शकों को कि लोकतंत्र और इलेक्शन को आप लोग कुछ अलग अलग चीज ना समझ लें। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी देर से मैं भाषणबाजी क्यों कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा स्टूडियो है, अभी फिलहाल तो नहीं है, आने वाले वक्त के बारे में कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे स्टाफ हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स है हमारे पास, हर चीज की थोड़ी थोड़ी कमी है। और चूंकि अपन सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया, मैंने सबसे पहले बोला था अंगूठा, जब कलम की स्याही कमजोर हो गई, कैमरे का लेंस कमजोर हो गया, तो इसी अंगूठे ने समाज को एक दिशा देने का काम किया। सोशल मीडिया पे अपन यूं टाइप करते हैं, मोबाइल पे टाइप करते हैं, कैसे करते हैं, फेसबुक पे टाइप कर दिया अपन ने, कुछ लिखा, व्हाट्सएप पे लिख दिया, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बस मोबाइल से कर देते हैं। तो इसीलिए ये अंगूठा बहुत जरूरी है, वोटिंग के लिए भी, इलेक्शन के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी और अपनी सोसाइटी, कंट्री के लिए भी। छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक इसलिए भी लेना जरूरी है क्योंकि जब अपन ज्यादा बोलते हैं तो दर्शक थोड़ा बोर होने लगते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी दर्शकों को बतला देना चाहता हूं कि हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन की बात जनता के साथ। जी हां, हम इलेक्शन की जो भी बात होगी वो जनता के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के हर एक सीट पे कोशिश करेंगे एक तथ्यात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण करने की। कारण ये भी है क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि पिछले इलेक्शंस में क्या हुए थे और इस बार होने की क्या संभावना है, पिछली बार की परिस्थिति क्या थी, इस बार की परिस्थिति क्या है, कोई आंदोलन से क्या वोटर्स मोबिलाइज होते हैं, चेंज होते हैं, या फिर कोई अलग समीकरण काम करेगा। तो उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे सबसे पहले हाथरस की। हाथरस की इसलिए बात करना भी जरूरी है क्योंकि पिछले साल हाथरस में जो कांड हुआ पूरे देश के लोगों ने देखा, विदेशी मीडिया भी उसमें कूद फांद के आ गई थी, हमारे यहाँ के राजनेता भी वहां पे पहुंच गए थे। हालांकि उसी वक्त राजस्थान में भी कुछ कांड हुआ था, तो जो नेता दिल्ली से चल के हाथरस आए थे वो राजस्थान नहीं जा पाए। जो मीडिया कर्मी, हमारे फर्टिनिटी के लोग दिल्ली से बड़े बड़े स्टूडियो को छोड़ करके वहां पहुंच चुके थे, हाथरस आ चुके थे, उन्हें राजस्थान जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और ये खबर भी आती है राजस्थान की सोशल मीडिया के मार्फत से। खैर, सरकार है, अपना अपना काम करती है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर राजस्थान की सरकार हो, या दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। हर राज्य सरकार अपने तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है। तो हाथरस की हम बात करेंगे, ब्रज क्षेत्र। चूंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, मार्च मंथ में इलेक्शन होगा, कुछ ही दिनों में डेट अनाउंस हो जाएंगे कि कितने चरणों में इलेक्शन होने वाला है और क्या क्या कब कब इलेक्शन होगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में वापस से अपनी परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है ताकि उसे जीतने में आसानी हो जाए। पूर्वांचल को अलग करके रखा है, पूर्वांचल के लिए अलग प्रभारी बनाए गए हैं, अवध के लिए अलग प्रभारी बनाए गए हैं, बुंदेलखंड के लिए अलग प्रभारी बनाए गए हैं, ब्रज क्षेत्र के लिए अलग प्रभारी बनाए गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग प्रभारी बनाए गए हैं। और इस तरीके से चुनाव जीतने का एक जो सिस्टम है, एक व्यवस्था है, इसलिए मैंने कहा मेगा इवेंट ये बीजेपी कर रही है। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी ऐसे ही कुछ कर रही है, बसपा भी कर रही है और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ कर रही है। तो हम हाथरस से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और हाथरस के बारे में मैंने बता ही दिया कि क्यों शुरुआत हम करना चाहते हैं हाथरस से। क्योंकि वहां पे जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है, मौत के बाद फिर से उसकी डेड बॉडी को किस क्रुएलिटी के साथ फ्यूनरल लास्ट फाइनल राइट्स में उसका फाइनल राइट्स कर दिया जाता है। इसलिए मुझे लगा कि हाथरस से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा हाथरस के 3 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में कि उसमें 2017 में क्या हुआ था, 2019 में क्या हुआ था, 2022 में उसके आधार पे क्या हो सकता है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में आप हाथरस के बारे में एक तथ्यात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण जरूर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।